हेलो बारहवीं वाले बच्चों, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई आज बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इसी बात पर बोल लेते हैं जय श्री राम। आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए हिंदी अनिवार्य का पेपर क्लास 12 के लिए। ओके, और ये दूसरा पार्ट है। कितना पार्ट है? दूसरा पार्ट है। अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर पार्ट 2 नहीं आए हैं, लेकिन आपके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। ओके, और पूर्णांक होने वाला है आपके 80 नंबर का। ओके, तो आपकी बोर्ड एग्जाम का इसी तरीके से आने वाला है। ओके, तो इसी प्रश्न पत्र को हम बहुत ही आसानी तरीके से देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसके अंक बार कि कितने कितने नंबर का आएगा। ओके, तो आपके व्याकरण में से देखो, ये तो अलग बात है, और नीचे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये अलग है और ये अलग है। तो देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके प्रश्नों की संख्या 12 आएगी। रिक्त स्थान आपके 6 आएंगे। अति लघुरात्मक 12 आएंगे। लघुरात्मक आपके 5 आएंगे। दीर्घ 5 आएंगे। निबंधात्मक 2 आएंगे। ओके, दीर्घ में 1 भी आएगा और 5 भी अथवा भी आ सकता है। ओके, तो पूरे टोटल 45 प्रश्न आएंगे। ओके, तो देखते हैं हमारा प्रश्न पत्र किस प्रकार से आने वाला है। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे खंड है। तो हमने अब पार्ट 2 में इसके साथ साथ प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उत्तर भी बताया है। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हमने बताया है। किताब के प्रश्न नहीं बताए हैं और ये प्रश्न बताए हैं। आप देख लीजिए किन किन प्रश्नों के उत्तर हमने बताए हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न है, देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, तो इसका उत्तर होगा कपास। क्या लाते हैं? जन्म से ही कपास लाते हैं। दूसरा है, कविता एक उड़ाने किसके बहाने, यानी कि ये किसके बहाने कही गई है, तो इसका उत्तर है चिड़िया। किसके बहाने कहा गई है? ये चिड़िया के बहाने कहा गया है। ओके, तो तीसरा प्रश्न है, छोटा मेरा खेत चौकोना। छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है, यानी कि ये वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी किसे कहा है, तो यह वाक्य कागज के पन्नों के लिए। किसके लिए? कागज के पन्नों के लिए। ओके, चौथा क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? आपकी किताब में पहलवान की ढोलक पाठ है, उसका लेखक कौन है, तो उसका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ओके, अगला 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर रहती है, यानी कि जो मनुष्य की क्षमता है वो किस बात पर, किस चीज़ पर निर्भर रहती है, तो इसमें उपयुक्त यानी सभी आएंगे। देखते हैं, शारीरिक वंश परंपरा, यानी कि शरीर का वंश जो परंपरा होती है उस पर निर्भर करती है। वह सामाजिक उत्तराधिकारी, समाज का उत्तराधिकारी उस पर भी निर्भर करती है। मनुष्य के अपने प्रयास पर भी निर्भर करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला 6वां क्वेश्चन है, सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शरीरप के फूल को किसके समान बताया गया है? शरीरप ने या शरीस है, बोलने में थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। शीश के फूल को किसके समान बताया गया है, तो इसका उत्तर होगा अवधूत। किसके समान बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों? अवधूत के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? आप सभी को पता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखते हैं दोबारा। और हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना किसकी सहायता से करते हैं हम, और उसको लिखते भी किसकी सहायता से, और नियम है इसका, तो वही व्याकरण शास्त्र। किसकी सहायता से लिखते बोलते हैं? व्याकरण शास्त्र, यानी हिंदी व्याकरण की सहायता से। ओके, अगला 8वां क्वेश्चन है, मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो शब्द का अर्थ है, यानी कि सही अर्थ क्या होता है, तो 7वां क्वेश्चन, तो इसका उत्तर होगा व्याकरण। सॉरी व्याकरण 8वां है ना, तो 8वें का उत्तर घोषणा पत्र होगा। क्या होगा? घोषणा पत्र इसका अर्थ हो जाएगा। मैनिफेस्टो का शब्द का सही अर्थ होगा घोषणा पत्र। वे किसी भी चीज़ पर आप घोषणा करते हो उसका घोषणा पत्र। 9वां है, आधुनिक संचार माध्यमों से सबसे पुराना है। एक बात और बता दूं आपको, ये माध्यम संचार वाला है, 11वीं में भी आप सभी को पता है, 11वीं में पढ़ गए हो, और 12वीं में ऐसे कैसा रहने वाला है। ओके, तो आधुनिक संचार माध्यम में सबसे पुराना टेलीविजन तो अभी आया है नया नया। ओके, रेडियो भी है बहुत पुराना। इससे भी पुराना क्या होगा, देखते हैं। प्रिंट है भैया, प्रिंट सबसे पुराना है। ओके, इंटरनेट भी अभी आया है 2000 ईस्वी कुछ मान लो आप, लेकिन नया नया है। ओके, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रिंट होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? प्रिंट होगा। ओके, अब देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रशासन क्या होगा? क्या होगा? लाइव होगा। क्या होगा? आप भी कहीं जाते हो, कहीं मेले में घूमने जाते हो, कहीं कहीं और घूमने जाते हो, तो उसका लाइव करते हो, फेसबुक पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, ट्विटर पे,
कुछ हर जगह पे करते हो, जहाँ आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो उस जगह पर लाइव करते हो। इस प्रकार से आप किसी घटना स्थल से लाइव प्रशासन होगा, लाइव कहलाता है। इस प्रकार से 11वां है मंत्री नामक अध्यापक। क्या है? मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में पढ़ाई किसका उपयोग नहीं करते? किसका उपयोग नहीं करते? छड़ी यानी डंडे या डंडा का प्रयोग नहीं करते हैं, छड़ी का। 12वां है मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो होगा ताम्रकाल। किसका? ताम्र यानी तांबा का काल यानी ताम्रकाल। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा रिक्त स्थान का, जिसमें आपको बहुत जोर आता है कि किसमें क्या आएगा और इसमें क्या नहीं आएगा। पहला है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बोली। क्या कहते हैं? बोली। बोली कहते हैं, खड़ी बोली, आड़ी बोली तो बोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला दूसरा है निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द। तो देखो बच्चों, मुझे यह नहीं मिला तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ओके, मुझे यह नहीं मिला, आप अपनी किताब से देख लेना। ओके, तीसरा है सैनिकों ने कमर कस ले वाक्य में शब्द शक्ति है। ओके, तो इसका क्या अर्थ हुआ? सैनिकों ने कमर कस ले वाक्य में शब्द शक्ति होगी, तो इसका उत्तर होगा व्यंजना शब्द शक्ति। क्या होगी? व्यंजना। व्यंजना शब्द और शक्ति, शॉर्ट में लिख देता है व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला भी है आपके चौथा। जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है, किससे? अभिधा से प्रकट होता है, और नए लक्षण से, तो वहाँ शब्द शक्ति होगी, तो वह होगी व्यंजना। दोनों में व्यंजना आएगी। ओके, अगला 5वां है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। क्या है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा अनुप्रास। ओके, तो अनुप्रास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ना। छठा है जब कोई बात बहुत बड़ा छड़क अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कहीं जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वह होगा अतिशक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ओके, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ओके, तो ये हमारे रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो अगला है हमारा गद्यांश। क्या है? गद्यांश तो सभी को पता है, तीसरा प्रश्न गद्यांश आता है, पहला भी गद्यांश आता है। ओके, तीसरा और पहला गद्यांश का होता है, तो आप सभी को गद्यांश देखना है अच्छी तरह से और प्रश्न को उत्तर देना है। देखो पहला है भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में से एक तत्व कौन सा है? भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में से एक तत्व कौन सा है? तो देखो करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। करुणा, करुणा इसका उत्तर आएगा। पहले में क्या आएगा? करुणा। दूसरा है सूत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर आपको लिखना है। सूत शब्द, ध्यान रखना, सूत है। ओके, अगला देखो तीसरा है हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है? हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है? तो इसमें उत्तर होगा ये रहा। ये है क्या? ये नहीं है बच्चों, तो ये रहा। हमारी संस्कृति देश में सीमाओं को केवल भूभाग ही नहीं माना बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है। ओके, तो इसका यही उत्तर होगा। आप लिखना चाहो तो माता भूमि पुत्रों में पृथ्वी अर्थात भूमि माता एवं मैं इसका पुत्र हूँ। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हो, कोई बात दिल नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है चौथा संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? क्या है? संस्कृति के किन तत्वों को हम अपने दैनिक यानी रोजाना जीवन में बतलाते हैं, उतारते हैं? ये रहा। कहाँ है जिन्हें अनेक विचारों को आधार प्रदान के साथ हमारी समन्वित दृष्टि से आदि ऐसे तत्व है जिन्हें हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। ओके, यहाँ से है इसका उत्तर अनेक, यहाँ से अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ ही यहाँ से इसका उत्तर होगा। अगला देखो पांचवा संस्कृति के किन तत्वों को हम, ये तो बता दिया मैंने। पांचवा जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किनमें समाहित हैं? जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किनमें समाहित हैं? तो इसका उत्तर ये रहा। हमारे वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ की संस्कृति के पोषक और प्रशासक रहे जिनमें जीवन की चेतना और विभिन्न स्रोत समाहित है। इसका उत्तर यहाँ से होगा। अब देखो छठा क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न
प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। इसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को कि इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो देखो इसमें होगा इस भारतीय संस्कृति, ये भी हो जाएगा। इसका भारतीय संस्कृति या फिर संस्कृति भी हो जाएगा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ रहेगा भारतीय संस्कृति। ओके, तो इसका ये गद्यांश का शीर्षक हो गया भारतीय संस्कृति। ओके, तो मैंने पूरा गद्यांश आपको बता दिया। अब देखो वो तो गद्यांश गद्यांश था, ये पद्यांश है। ओके, थोड़ा सा नीचे देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। लेखक को किसने ठगा है, लेखक को किसने ठगा है, ये रहा। मिला खोजती जिसको है बचपन ठगा दिया तूने हरे जीवनी के फंदे में मुझे फंसा दिया। जिसको है बचपन ठगा तूने अरे जवानी फंसा दिया। तो इसमें इसका उत्तर इसमें ढूंढना आप। ओके, इसमें तो टाइम लगेगा। दूसरा है लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है। एक बात और बता दूँ आपको, आप देखा था पहले का उत्तर ये आएगा युवा काल का जीवन, क्योंकि युवा काल का जीवन ने बचपन ठिका है ना, तो इस प्रकार से शायद इसमें ये आएगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा फिक्स ये आएगा, आप देखना एक बार। इसमें दिमाग लगाने वाली बात होती है पद्यांश में, क्योंकि इसमें ये जरूर नहीं कि यहाँ मिल गया उत्तर नीचे यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए दूसरा है लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है। ओके, तो लेखक के जीवन कैसा बन गया है, तो संसार कैसा बन गया है। तो इसका उत्तर ये रहा, युद्ध क्षेत्र संसार बन गया है। कैसा बन गया है, भारी युद्ध क्षेत्र। कैसा बन गया है, भारी युद्ध क्षेत्र बन गया है। ओके, अगला है युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है। युवा काल की कौन सी बात मोहित करती है, ये इसका उत्तर ये रहा। इसका उत्तर अक्षांश पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहन वाला है, ये इसको मोहित करती है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला देखो, हरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने लेखक जवानी फंदे के समान क्यों लगती है। भाई इसको तो व्याख्या करनी है आपको, तो आपको व्याख्या करके थोड़ा सा 2-3 लाइनों में आपको लिखना है। ओके, तो अब अगला है प्रश्न है, लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है। लेखक बचपन को क्यों बुलाना चाहता है। तो आज बचपन फिर से दे निर्मल शांति। यार आज बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल विदा मिटाने वाली प्रकृति शांति। इसका उत्तर यहाँ से होगा। ओके, अब देखो अगला देखो, बचपन से किस विश्रांति की मांग को लेकर कर रहा है। बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है, तो इसका उत्तर भी यही रहा होगा। आप इसका उत्तर भी देकर इसमें से लिख देना। ओके, तो आपको मिल गए पूरे प्रश्न, 1-2 रह गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे तो बहुत समझदार बालक हो। ये रहा, व्याकुल मिटाने वाले अपनी प्राकृतिक विश्रांति। कौन सी, प्राकृत विश्रांति। ओके, अब देखो अगला है, खंड आ चुका है। निम्नलिखित लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखना है। 5वां है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं। ओके, तो आपकी किताब के प्रश्न है, किताब में से आपको देकर लिखना है। अगला है छठा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए। क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव आपको लिखना है, तो आपके देखना है, किताब के प्रश्न है। ओके, 7वां है, भक्ति तन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखक ने अध्याय में बताया है। क्या है, भक्ति तन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है। ओके, 8वां है, यशोधर बाबू के लिए भूषण यू ने ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था, किताब में से आपको देकर लिखना है। 9वां है, कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंद को इसका भान कैसे हुआ। ओके, अब है खंड से, देखते हैं खंड से भी प्रश्न संख्या, ये देखो इसको छोड़ दो। 10वां है, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल रंग राग कविता के आधार पर बताओ। किसके आधार पर बताना है, बादल राग कविता के आधार पर आपको इसको बताना है। अथवा में देखो, उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। ओके, कविता के संरचना में उदाहरण तर्क दीजिए, यानी कि ये आपके लघुरात्मक प्रश्न होंगे। ओके, अथवा में भी है भैया, इस बार अथवा में भी आएंगे सारे प्रश्न। 11वां है, 11वां देखो, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जीजी का ये कथन, राजा जीजी का एक कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर अपने विचार लिखना है। यानी कि इस प्रश्न में अपने विचारों से आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि टर्म से टर्म ने इस प्रश्न से रिलेटेड यानी उत्तर से सहित आप अपने शब्दों में कुछ अपने लिख सकते हो। सरल विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाती प्रथा पर अपने विचार लिख सकते, जिसमें अपने विचार लिखने के बाद जाए तो आप पाठ का पूरा सार भी लिख सकते हो, लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर से रिलेटेड होना चाहिए। ओके,
12वां है नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। वर्तमान समय के नवीकरण से संबंध स्थापित कीजिए। संबंध क्या है, तो इसको स्थापित आपको करना है। देखो भाई आपको पढ़ना है, ओके, और उत्तर देना है। अगला है 13वां, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत से हो जाती, इस कथन से आप क्या सहमत हैं, क्या समझते हो, क्या सहमत हैं। 14वां है फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना। अब देखो भाई फीचर लिखते समय व्याकरण का आ गया, लेकिन हिंदी में ही अनिवार्य का है, लेकिन फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपको पूरा सतर्क सही उत्तर देना है। ओके, एक सार्थक आलेख के क्या गुण हैं, सार्थक आलेख का क्या गुण है भैया, देख लो। अब देखो तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताओ। एक आता है जो आपको सभी को पता रहना चाहिए। 16वां निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अभी देखो सप्रसंग व्याख्या मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको अपनी किताब में से देखना है इसको भाई क्या क्या है क्या नहीं है। ओके, जो ये दिया गया है ना आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि इस पार्ट से तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, दो है तो भाई ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है पार्टों की। ओके, अब देखो सप्रसंग व्याख्या ये दो आ गए, तो ये ध्यान में रखना है कि किस कौन सी पार्ट से है, तो उस पार्ट को आप ज़्यादा महत्व यानी तवज्जो देना है। अथवा में ये अथवा में क्यों आ गया भाई 3, देखो 3 है, इस बार 3 नहीं है भाई, यहाँ पे 18वां शुरू हो गया, मेरे दिमाग में कुछ लोड नहीं पड़ा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जयपुर विभिन्न पदों पर आवेदन करने है। समाचार में आवेदन के लिए एक विज्ञप्ति तैयार क्या करनी है, विज्ञप्ति तैयार करनी है, 11वीं में भी है और 12वीं में भी है। विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री कार्य करने है तो एक निविदा तैयार करना है। निविदा और विज्ञप्ति तो जानते हो आप, निविदा से प्रतिवेदन को कहते हैं, इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा मेरे। ओके, अगला देखो, अगला निम्नलिखित पर एक आपको विषयसार गर्भित निबंध लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है। तो इसमें सबसे अच्छा रहेगा नारी शिक्षा की आज की आवश्यकता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको यदि आ जाए तो इस पर आपको निबंध लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन यही था ना। वहाँ तो देखो भैया ये तो आपके पूरे क्वेश्चन बता दिए मैंने 19, तो आपके बोर्ड में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे, वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हो। कॉल नहीं करें, ओनली पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लेके वो एक बार वो बोलते जय श्री राम, अच्छी तरह से पढ़ाई करो।